तो बात है दिसंबर 2025 की, जब व्लादिमीर पुतिन भारत आए थे। ये कोई आम दौरा नहीं था। इसने पूरी दुनिया की जियोपॉलिटिक्स में हलचल मचा दी थी। तो आखिर हुआ क्या था उस दौरे में? चलिए, आज इसी बड़ी कहानी की परतें खोलते हैं। अच्छा, इस विजिट को सिर्फ एक मीटिंग नहीं कहा गया। इसे नाम दिया गया भारत रूस साझेदारी का पुनर्जागरण। सोचिए जरा, सिर्फ एक शब्द में कितनी गहराई है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ था जो इसे इतना बड़ा नाम देना पड़ा। चलिए पता लगाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इस हिस्टोरिक विजिट की। देखते हैं कि उन 3 दिनों में आखिर हुआ क्या-क्या और कौन-कौन सी बड़ी डील्स साइन हुई। देखिए, ये कोई रैंडम विजिट नहीं थी। इसका पूरा शेड्यूल, मतलब एक एक मिनट, बहुत ध्यान से प्लान किया गया था। 4 दिसंबर को पुतिन दिल्ली पहुंचे, शानदार गार्ड ऑफ ऑनर हुआ और फिर सीधे प्रधानमंत्री मोदी के साथ एक क्लोज डोर मीटिंग। अगले दिन यानी 5 दिसंबर को शुरुआत हुई राजघाट पर गांधी जी को श्रद्धांजलि देकर, और उसके बाद शुरू हुआ असली काम, मेन बायलैटरल समिट। और फिर दौरे के आखिरी दिन 6 दिसंबर को सारे बड़े बड़े ऐलान हुए और दोनों देशों की बड़ी बड़ी कंपनियों के बीच मीटिंग्स हुई। अच्छा, अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, डिफेंस डील्स, जिन पर पूरी दुनिया की नजरें थीं। और यहां ना एक बहुत बड़ा शिफ्ट देखने को मिला। अब भारत सिर्फ रूस से हथियार खरीद नहीं रहा था, बल्कि टेक्नोलॉजी लेकर उन्हें मेक इन इंडिया के तहत यहीं बना रहा था। S-400 मिसाइल सिस्टम के स्पेयर पार्ट्स की सप्लाई को फास्ट ट्रैक किया गया। 5th जनरेशन के ड्रोन को मिलकर बनाने पर बात आगे बढ़ी। और तो और, जो अपनी ब्रह्मोस मिसाइल है, उसे हाइपरसोनिक अपग्रेड देने पर भी टेक्निकल बातचीत को हरी झंडी मिल गई। तो डिफेंस तो हो गया, लेकिन बात सिर्फ यहीं तक नहीं रुकी। इकोनॉमी और एनर्जी पर भी बहुत बड़े फैसले हुए। रूस ने यह पक्का किया कि भारत को डिस्काउंट पर कच्चा तेल मिलता रहेगा। साथ ही रूस की रोजनेफ्ट और भारत की ONGC के बीच एक नए रोड मैप पर सहमति बनी। और हाँ, एक और बड़ी बात, रुपया रूबल में जो ट्रेड होता है, उसे और भी आसान और तेज बनाने का वादा किया गया। इसका सीधा मतलब है फार्मा, IT और केमिकल्स जैसे सेक्टर्स में नए निवेश के रास्ते खुलना। लेकिन देखिए, इन सारी डील्स और हैंडशेक्स के पीछे एक चेहरा है, व्लादिमीर पुतिन का। आखिर वो हैं कौन? एक जासूस से रूस के सबसे ताकतवर इंसान बनने तक का उनका सफर कैसा रहा? क्योंकि अगर इन समझौतों का असली मतलब समझना है, तो पहले उस इंसान को समझना होगा जो आज रूस की और काफी हद तक दुनिया की किस्मत लिख रहा है। पुतिन का पावर तक पहुंचना सच में किसी स्पाई थ्रिलर मूवी से कम नहीं है। सोचिए, 80 के दशक में वो ईस्ट जर्मनी में KGB के एक इंटेलिजेंस ऑफिसर थे। फिर 1998 में बने रूस की टॉप सिक्योरिटी एजेंसी FSB के हेड। और उसके बाद तो रॉकेट की तरह ऊपर गए। 1999 में प्रधानमंत्री, फिर एक्टिंग प्रेसिडेंट और 2000 में पहली बार प्रेसिडेंट चुने गए। और तब से अब तक वो पावर में बने हुए हैं। बल्कि अब तो संविधान में ऐसे बदलाव हो चुके हैं कि वो 2036 तक सत्ता में रह सकते हैं। लेकिन पुतिन के दौर को पूरी तरह समझने के लिए हमें सिर्फ उनकी पावर को ही नहीं, बल्कि उन जंगों को भी देखना होगा जो उनके राज की पहचान बन चुकी हैं। ये सिर्फ लड़ाइयां नहीं हैं, ये उनकी जियोपॉलिटिकल सोच और रणनीति का आईना है। उनके लीडरशिप में रूस 5 बड़े मिलिट्री एक्शन में शामिल रहा है। 1999 में सेकेंड चेचन वॉर, 2008 में जॉर्जिया के साथ युद्ध, 2014 में क्रीमिया का विलय और डोनबास में दखल, 2015 में सीरियन सिविल वॉर में एंट्री और फिर 2022 में यूक्रेन पर फुल स्केल हमला। हर एक एक्शन के पीछे रूस का अपना एक स्ट्रेटेजिक मकसद था और हर एक ने दुनिया के नक्शे पर गहरा असर डाला। अब एक नंबर, सिर्फ एक नंबर पर ध्यान दीजिए। 1.8 करोड़, या कहें 18 मिलियन से भी ज्यादा। ये बस एक आंकड़ा नहीं है, इसके पीछे इंसानी त्रासदियों की एक बहुत बड़ी कहानी है। ये नंबर आखिर है क्या? ये उन लोगों की संख्या है जिन्हें इन 5 जंगों की वजह से अपना घर-बार, अपनी जमीन, सब कुछ छोड़कर भागना पड़ा। 18 मिलियन से ज्यादा लोग बेघर हो गए। यही है इन लड़ाइयों की असली मानवीय कीमत। और अब एक और आंकड़ा, ये रेंज 75,000 से शुरू होके 2 लाख से भी ऊपर तक जाती है। इंटरनेशनल मॉनिटरिंग ग्रुप्स के मुताबिक ये उन आम नागरिकों की अनुमानित संख्या है जिन्होंने इन जंगों में अपनी जान गंवाई। ये सिर्फ नंबर्स नहीं हैं, ये वो अनगिनत परिवार हैं, वो तबाह हुई जिंदगियां हैं जिन्होंने इन जियोपॉलिटिकल लड़ाइयों की सबसे बड़ी कीमत चुकाई है।
तो जाहिर है जो इंसान इतने बड़े फैसलों के केंद्र में हो उसकी सुरक्षा भी उतनी ही जबरदस्त होगी। तो चलिए अब एक नज़र डालते हैं पुतिन के उस सिक्योरिटी फोर्ट्रेस पर जिसे दुनिया के सबसे एडवांस सिक्योरिटी सिस्टम्स में से एक माना जाता है। उनकी सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी एक एजेंसी के पास है जिसका नाम है FSO यानी फेडरल प्रोटेक्टिव सर्विस। ये एक अल्ट्रा सीक्रेट एजेंसी है। इसमें 50,000 से ज्यादा एजेंट्स हैं और इसे इनविजिबल आर्मी या अदृश्य सेना भी कहा जाता है। और ये लोग सिर्फ बंदूकें नहीं चलाते, इंटेलिजेंस, मिलिट्री पावर, साइबर वॉरफेयर हर चीज में माहिर होते हैं। जब भी पुतिन पब्लिक में होते हैं उनके चारों तरफ एक 3 लेयर का बुलेट प्रूफ बबल होता है। सोचिए, सबसे अंदर यानी इनर सर्कल में 10 से 15 एजेंट होते हैं बुलेट प्रूफ सूट में, जिनका रिएक्शन टाइम सिर्फ आधा सेकंड होता है। फिर आता है मिड सर्कल जिसमें स्नाइपर्स और कमांडोज फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। और सबसे बाहर आउटर सर्कल में ड्रोन जैमर, सर्वेलेंस वैन्स और लोकल मिलिट्री पूरे इलाके को कंट्रोल करती है। मतलब एक ऐसा किला जिसे भेदना नामुमकिन सा है। और ये सुरक्षा सिर्फ इंसानों तक सीमित नहीं है। उनकी कार, वो तो अपने आप में एक चलता फिरता किला है। उनकी कार का नाम है ऑरस सेनेट लिमोजीन और इसके फीचर सुनिए। ये बम प्रूफ है, मिसाइल प्रूफ है, गैस अटैक से बचाने का पूरा सिस्टम है, इमरजेंसी ऑक्सीजन सप्लाई है, आग बुझाने का सिस्टम है। इसके टायर ऐसे हैं कि पंचर होने के बाद भी चल सकते हैं। और सबसे कमाल की बात, इस काफिले के साथ एक ट्रक चलता है जो इलेक्ट्रॉनिक जैमर से लैस होता है। ये ट्रक अपने आसपास एक डिजिटल ब्लैकआउट बना देता है। मतलब कोई भी रिमोट डिवाइस काम नहीं करेगा। तो ठीक है, अब हम पुतिन को, उनके बैकग्राउंड को और उनके सिक्योरिटी सिस्टम को थोड़ा बेहतर समझ चुके हैं। तो अब इस सारी जानकारी के साथ वापस लौटते हैं 2025 की उस भारत यात्रा पर। सवाल यह है कि आज के दौर में इस मीटिंग की असली अहमियत क्या है? और यहीं पर सबसे दिलचस्प बात सामने आती है कि भारत रूस की पार्टनरशिप का अंदाज अब बदल रहा है। पहले क्या था? भारत एक खरीदार था, रूस एक विक्रेता, खासकर हथियारों के मामले में। अब क्या है? अब जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर जोर है। पहले एनर्जी का मतलब था तेल आयात करना, अब ये लॉन्ग टर्म एनर्जी सिक्योरिटी पार्टनरशिप बन गई है। और जो बैलेंस डिप्लोमेसी थी वो अब इस बदलती दुनिया में एक स्ट्रेटेजिक पिलर की तरह देखी जा रही है। ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। और इस नए दौर की गंभीरता का अंदाजा इस इकोनॉमिक टारगेट से लगाया जा सकता है। दोनों देशों ने मिलकर एक लक्ष्य तय किया है। 2030 तक जो आपसी व्यापार अभी करीब $50 अरब का है, उसे 2 गुना करके $100 अरब तक ले जाना है। ये एक बहुत ही एम्बिशियस गोल है जो दिखाता है कि दोनों ही देश इस रिश्ते को लेकर कितने सीरियस हैं। तो आखिर में एक सवाल बचता है, क्या ये दोस्ती एक टाइमलेस अलायंस है? मतलब एक ऐसी दोस्ती जो हर दौर में कायम रहेगी, या फिर ये इस टूटी फूटी बदलती दुनिया में सिर्फ एक स्ट्रेटेजिक जरूरत है, एक मजबूरी है? खैर, इसका जवाब तो वक्त ही देगा। लेकिन एक बात तो पक्की है, इस एक दौर ने ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स की शतरंज पर कुछ बहुत ही पावरफुल नई चालें चल दी हैं।